कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 11 के इस सेकंड वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 जो कि है सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स। इस सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के इस चैप्टर में हम लोग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे इसका यूनिक रोल है हमारे जीवन में, और बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर का बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसका एक यूनिक रोल कैसा है सिस्टम और हमारे बीच में, और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स में। उसके साथ ही हम लोग जानेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर सबसे पहले समझें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, तो कंप्यूटर यही दोनों चीज़ से मिलके बना है। कंप्यूटर बोल लें या फिर कोई मोबाइल फ़ोन। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ आप लोगों ने अपने छोटे क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। लेकिन हार्डवेयर का अगर बात करें तो हार्डवेयर के अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, जो कि फिजिकली अपीयर होता है हमारे आंखों के सामने, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। वहीं सॉफ्टवेयर जो हमको अपने हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है, एक यूज़र को अपने हार्डवेयर के साथ जो कनेक्ट करता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर के कुछ 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का ये बेसिक क्लासिफिकेशन वाला ये डायग्राम आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ही आसानी से इसे देखते हैं और यूज भी करते हैं, जिसे हम लोग विंडोज़ कहते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि डॉस हो गया जो विंडोज़ से पहले यूज किया जाता था, यूनिक्स भी, लाइनक्स होता है, फिर सोलरिस होता है, एक बॉस होता है जो इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो विंडोज 7 क्या था, एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। वहीं लाइनक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हम फिर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आखिर हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ज़रूरत इसलिए पड़ा क्योंकि यही एक बेसिक मीडियम है, यही एक मेन स्ट्रीम है जिसके थ्रू हम किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर पा रहे थे। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक नीड यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारे भी काम करता है, जैसे कीबोर्ड को मैनेज करना, मॉनिटर को मैनेज करना, प्रिंटर को मैनेज करना, मेमोरी डिवाइसेस को मैनेज करना। उसके बाद अगर देखें फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 फंक्शन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या करता है, कंप्यूटर की शेड्यूलिंग को देखता है कि कैसे कैसे क्या वर्क होना है सीपीयू के अंदर। ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम है। अगर हम लोग प्रोसेसर मैनेजमेंट के सब टाइप्स पर नज़र डालें तो पहला आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या करता है कि हम लोग के कंप्यूटर में जो भी हम लोग अपने सीपीयू को अलग अलग तरह के कमांड देते रहते हैं, वो सारे कमांड को प्रायोरिटी वाइज सेट कर देता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप कोई वर्क कर रहे हो और अचानक से अगर आप सिस्टम को क्लोज करते हो तो सिस्टम पहले क्लोज होता है, उसकी वो प्रायोरिटी है कि पहले सिस्टम को क्लोज करना है। उसके बाद उसका एक और कैटेगरी है, वो है राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है कि एक अलॉटेड टाइम दिया जाता है किसी भी वर्क को करने के लिए। अगर वो सिस्टम के अंदर अलॉटेड टाइम में वो काम नहीं हो पाया तो वो पेंडिंग में चला जाता है और उसके बाद वाला वर्क अपने आप होने लगता है। अब देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेट करना हार्डवेयर और जो भी अलग डिवाइसेज अटैच्ड हैं सीपीयू से, उस सब बीच का जो कनेक्शन है, जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर आता है। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाने का काम होता है वो डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है।
अब हम लोग देखते हैं कि बफरिंग क्या होता है। तो बफरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी वर्क का काम करना इसी के थ्रू होता है। जैसे कि अगर हम लोग समझें कि कंप्यूटर को कोई अगर हम लोग वर्क दें तो वो कैसे समझेगा कि वर्क आया मेरे पास। तो वो बफरिंग का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसके पास किसी भी काम करने के लिए सिग्नल सीपीयू यानी उसके प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है। वहाँ पे जाके वो सारा वर्क लॉज हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ से जैसा भी प्रायोरिटी सेटिंग होती है उस वर्क की वहाँ से एग्जीक्यूट होता जाता है। अगर वो एम्प्टी हो जाता है तो वो वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि और वर्क को मेरे में रिलोड किया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्पूलिंग क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि दिस इज़ अ डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टास्क ऑन द सेम इनपुट आउटपुट डिवाइस। Say for example, there are various users on a network sharing the same printer. At one time of time, more than one user might give print command. The speed of the printer is very slow as compared to the CPU processing. So the operating system temporarily stores the data of the every user and on the hard disk of the computer to which the printer is attached. The individual user need not for wait for printing process to be completed. Instead of the operating system sends the data from the hard disk to the printer one by one. जैसे कि हम लोग बहुत सारे नेटवर्किंग प्रोसेस देखते हैं अलग अलग कंपनी में। तो क्या होता है ये प्रिंटर एक ही लगा होता है और वेरियस सिस्टम से उसी प्रिंटर पे कमांड जाता है। तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि अगर एक साथ ही सारा प्रिंट का प्रोसेस दिया जाए तो कभी उसका पेज निकल जाएगा। मान लीजिए उसका 10 पेज निकालना है तो 5 पेज उसका निकल गया, 5 पेज किसी और का निकल गया और मिक्स होके निकल गया 10 पेज। उसे लगा कि 10 पेज निकल गया। इसमें गड़बड़ होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। इसलिए स्पूलिंग जो क्या करता है साइमल्टेनियसली फेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन करता है। जैसे वन बाय वन एग्जीक्यूशन देता है कि ये काम हो गया, अब इस सिस्टम से आया हुआ काम को करना है। तो ये क्या होता है हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ से धीरे धीरे वो वर्क प्रायोरिटी वाइज वहाँ से वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। उसके बाद अगर देखें तो है memory management. In a computer, both the CPU and the input output device interact with the memory. मेमोरी ही तो मेन चीज़ था जो हम लोग शुरू से देखते आ रहे थे। सीपीयू को भी मेमोरी का ज़रूरत होता था, इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी मेमोरी का ही ज़रूरत होता है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि उसका जो भी टास्क है जो भी क्या हम लोग के अंदर ब्रेन ही नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा। उससे वैसा ही सीपीयू के अंदर स्टोरेज नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। जस्ट लाइक सेम वर्क है। उसके बाद देखें तो आता है पार्टीशनिंग। द टोटल मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्टीशन ऑफ सेम साइज एंड डिफरेंट साइजेस। हम लोग अपने कमाई पीसी अगर खोलते हैं दिस पीसी के नाम से जो भी हमारे सिस्टम में होता है उसे अगर हम खोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में तो हमारा हार्ड डिस्क वेरियस पार्टीशन में बटा होता है जिसमें कॉमनली लोकल डिस्क सी जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए असाइन किया जाता है और वेरियस पार्टीशन उसमें बनाए जाते हैं अलग अलग, जिसे हम लोग ड्राइव कहते हैं। एक आता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ा देखें तो ये एक ऐसा टेक्निक है यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को by virtue of which the user can load the program which are larger than the main memory of the computer. In this technique, the program is executed even in the complete program is not loaded on the main memory. ये एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में आता है। जैसे कि मेरा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी अगर कोई और सॉफ्टवेयर है वो कहीं और स्टोर है। जैसे हम लोग इंटरनेट पे कोई भी गेम खेल पाते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन कोई भी काम कर पाते हैं, तो वो कैसे होता है, वो कहीं और सर्वर पे लोड है। यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को हम लोग नेटवर्किंग के थ्रू एलोकेट करके उस काम को कर पाते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है फाइल मैनेजमेंट। हम लोग सिक्वेंशियल और इंडेक्सिंग करके या फिर डायरेक्ट रिलेटिव एडिट कर पाते हैं, किसी फाइल को कॉपी कर पाते हैं, कहीं मेमोरी एलोकेट कर देते हैं कि ये माई बुक्स, माई फिल्म, माई सॉन्ग्स, ऐसे ऐसे अगर हम लोग फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपने किसी भी ड्राइव के अंदर, पार्टीशनिंग हुआ रहता है जिस ड्राइव में, तो वहाँ पे हम लोग आसानी से कुछ भी स्टोर करते हैं। अलग अलग फाइल से क्या होता है हम लोग को किसी भी डेटा को स्टोर करने में सिक्वेंशियल मदद मिलती है। तो ये सारा जो भी वर्क होता है वो फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है।
उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप सबसे पहला जो है वो है सिंगल यूजर। सिंगल यूजर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेरे पीसी में ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है और हम उसी से डायरेक्ट उसको यूज कर पा रहे हैं। लेकिन एक और होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर क्या करता है कि सिस्टम तो एक ही है, ये मिनी और मेन फ्रेम में ज़्यादातर यूज होता है। इससे क्या होता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल लोग यूज कर पाते हैं, तो उसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि लाइनक्स और यूनिक्स उसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर सिंगल रनिंग प्रोसेस करते हैं। जैसे हम समझे कि टास्क हम लोग आजकल जो यूज करते हैं, एक ही साथ सॉन्ग भी प्ले कर दिए, एक ही साथ कुछ पेजेस भी प्रिंट कर रहे हैं, एक ही साथ कुछ नेट पे भी सर्च कर रहे हैं, ये सारा कुछ कैसे हो पा रहा है? ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कहीं कमाल है, जो भी कहें उसका काम है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग की थ्रू होता है, जो हम लोग के अंदर माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल, उसमें बहुत सारे काम पैरेलली चल पा रहे होते हैं। तो वो काम करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, जिसका कुछ एग्जांपल है लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 7 इसका एग्जांपल है। उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या करता है, टाइम शेयर करके या फिर शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक जो हम लोग पढ़े थे, वो इसी के अंदर आता है। जिसमें बहुत पहले यूज होने वाला विंडोज़ 95 या फिर ये सारा मल्टी यूजर ही था, लेकिन मल्टीटास्किंग भी था, लेकिन काम करने में बड़ा दिक्कत आ रहा था। अगर कोई काम फंस गया, मान लीजिए कि हम एक जगह से दूसरा जगह किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ समय लगता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही दिमाग लगा लिया कि अच्छा इसमें 10 मिनट लगेगा, जैसे ही 10 मिनट से थोड़ा सा भी ज़्यादा समय लगा, उस काम को पेंडिंग में डाल दिया। तो ये इसका एक डाउन साइड था, लेकिन ये पढ़ना है तो हम लोग सिर्फ इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है कि इट इज़ अ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक रोबोटिक्स। जो भी रोबोटिक्स में यूज होने रियल टाइम, एट अ टाइम वो सुना एग्जीक्यूट हुआ, हम लोग माउस से उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं रोबोट को, वो विजुअल लिंगुअल बेसिस पे जो भी वर्क हो रहा है वो आता है उस सॉफ्टवेयर का नाम, जो उस डिवाइस में, रोबोटिक्स टाइप्स ऑफ डिवाइस में यूज होता है, जिसमें लॉजिकल रिजल्ट आना है, उसका यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑन अ नेटवर्क डेटा इज स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन द मल्टीपल लोकेशन। द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज ऑन द नेटवर्क, अलाउड शेयर डाटा फाइल्स टू द, जो भी सर्वर में यूज होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कि लोकेशन ए पे एक सर्वर बैठा है, जिससे लोकेशन बी, लोकेशन सी, लोकेशन डी और लोकेशन ई, चार जगह पे उस डेटा को रिट्राइव करना है, उस डेटा को वहाँ पे एक्सेस करना है। तो एक ही साथ अगर चारों करेगा तो चारों भी उसको एक्सेस कर पाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है, जो सिस्टम सर्वर पर लगा हुआ है, उस वर्क स्टेशन पे लगे हुए हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखते हैं इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? पहले क्या होता था कि जब शुरुआत में ऑपरेटिंग सिस्टम बना, तो एक काम, मान लीजिए कि हम लोग को किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह उसको कॉपी पेस्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ता था, जिसे कहते थे कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन एक आया GUI। हम लोग आसानी से, आज कोई भी इंसान कितना भी इलिटरेट हो, कितना भी ना पढ़ा लिखा हो, या फिर कितना भी पढ़ा लिखा है, सब कैसे यूज कर पा रहे हैं किसी भी डिवाइस को। मोबाइल को आज इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव बना दिया है। तो ये सारा जो मोबाइल में यूज़ होने वाला जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में, वो क्या है, इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि GUI ग्राफिक्स के बेस्ड पर है। कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर देखें
तो वो क्या है, विंडोज़ जो कि हम लोग आए दिन इसको यूज़ करते रहते हैं विंडोज़ को। उसके बाद लाइनक्स भी एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि पहले यूज़ किया जाता था, आज भी बहुत कम जगहों पे लेकिन इसे यूज़ किया जाता है। बॉस है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये क्या है, इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सरकारी कामों में भी बहुत जगह पे या फिर साइंटिस्ट लोग के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड माना जाता है। उसके बाद देखते हैं यूनिक्स, ये क्या है, मल्टीटास्किंग मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस सब के बारे में आप बेसिकली पढ़ सकते हैं, जो भी पीडीएफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसमें पढ़ाने जैसा कुछ नहीं, बस जानना है कि क्या क्या है, एग्जाम्पल याद रखना, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। कभी एग्ज़ाम में कुछ इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। एक होता है सोलरिस, जो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एग्जाम्पल है, टाइप नहीं है, ये एग्जाम्पल है ये पाँचों। ये भी क्या है, एक फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था 1992 में, जो कि आज ओरेकल सोलरिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हम लोग बहुत सारा मोबाइल में चीज़ यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन एक ही साथ, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस हो गया, मोबाइल नेविगेशन जिसे कहते हैं, या फिर कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर, ये बहुत सारे चीज़, सारा कुछ कैसे हो पा रहा है यार, कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली जो यूज़ होता है वो है एंड्रॉयड एंड सिम्बियन। एंड्रॉयड क्या है, एक लाइनक्स डिराइव्ड मोबाइल ओएस है जो कि 5 नवंबर 2007 को रिलीज़ हुआ था, और 2011 में इसके बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, 50% से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को ग्लोबली इसने मार्केट शेयर पकड़ लिया था, 50% से भी ज़्यादा। ये क्या है, एक गूगल का ओपन और फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि बाद में गूगल ने इसे एक्वायर किया था। इसके वेरियस वर्जन्स भी आए, तो सबसे पहले 1, फिर 1.5, 1.6, 2x, 3, आज हम लोग 11 यूज़ कर रहे हैं करंट में। बहुत सारे मोबाइल के डिवाइसेस और टैबलेट्स पर इसका यूज़ होता है। कुछ अलग अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके नाम होते थे, कप केक, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बेन। अभी 10th वाला था एंड्रॉयड 10, फिर एंड्रॉयड 9 जो था पाई। तो अलग अलग ऐसे ही इंटरेस्टिंग नाम वाले एंड्रॉयड के वर्जन्स आते रहे हैं। एक आता है सिम्बियन। सिम्बियन क्या है, नोकिया के द्वारा यूज़ किया जाने वाला एक मोबाइल ओएस था, मतलब जिसे कहते हैं कि अब ये विलुप्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ किया गया। और लेकिन ये क्या था, एंड्रॉयड के कंपैरिजन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं हो पाया, लेकिन इसे 48 लैंग्वेज में लगभग इसे रिलीज कर। अब हम लोग देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर का बात करें तो लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली हम लोग के डे टू डे लाइफ का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 का भाषा ही सिर्फ समझता है, जिसे हम लोग बाइनरी कहते हैं। तो हम लोग का जो लैंग्वेज होता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, और 0-1 का भाषा को लोअर लेवल ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। तो ये हम लोग अगर ए बी या कोई भी डेटा को इनपुट डालते हैं तो वो 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट जो होता है वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू ही कन्वर्ट हो पाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर का बहुत ही एक मेजर रोल होता है इस कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराने में यूजर्स से। तो बेसिक जो भी इसके बीच में जो सॉफ्टवेयर काम में आता है वो होता है बेसिक्स, C++, पाइथन और एक्सेट्रा। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे लोग प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट में आता है और लो लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में कंप्यूटर को समझा पाते हैं। ये जो होता है 3 टाइप्स के लैंग्वेज प्रोसेसर्स के थ्रू होता है। हम लोग के सीपीयू में 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स लगे होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। उसके बाद देखते हैं कि असेंबलर क्या होता है। द असेंबलर इज़ यूज टू ट्रांसलेट द प्रोग्रामिंग
written in assembly language into machine code. The input of assembler is a source program that contains assembly level language. The output generated by assembler is the object code or machine code understood by the computer. ये असेंबलर जो है हमारा बात समझ लीजिए कि वो कंप्यूटर को समझाता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर the language processor that translates the complete source program as a whole in one go into machine code is called compiler. Some of the example are C, C++ compilers. तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर वाला, ये एक ही साथ टोटल हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद समझते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट्स अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम into machine code and execute it immediately before moving on to the next line is called an interpreter. If there is an error in the statement, the interpreter terminates its translating process at that statement and display an error message. Only after removal of the error, the interpreter moves on to the next line for execution. ये भी ट्रांसलेशन के रूप में यूज किया जाता है इंटरप्रेटर का, जहाँ पे ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता जाता है मशीन कोडिंग में। उसके बाद देखते हैं कि यूटिलिटीज़ क्या होता है। यूटिलिटीज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जिसको हम लोग अगर समझे तो ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ वन विच प्रोवाइड सर्टेन टास्क दैट हेल्प इन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर. The job of utility software is to keep the computer system running smoothly. Nowadays, many utility softwares are part of operating system itself. Even if there is no utility software on your computer, the computer works with the right kind of utility software loaded. The computer becomes more reliable and even its processing speed increases. Some of the commonly used utility software are antivirus, डिसफ्रैगमेंटर, बैकअप, कंप्रेशन, etc. जो भी सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन को मेंटेनेंस का काम करता है, जैसे एंटीवायरस हो गया या डिसफ्रैगमेंटर हो गया, बैकअप करने वाला कोई ऐप हो गया। हमारे मोबाइल में भी आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा बैकअप होता है, या फिर डेटा जहाँ पे कंप्रेस हो जाता है जाने के बाद। कंप्रेस करने के लिए भी बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखते हैं एंटीवायरस, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है। एंटीवायरस इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स computer virus. If the software is not able to remove the virus, it is neutralized. The antivirus keeps a watch on functioning of the computer system. If a virus is found, it may alert the user, flag the infected program, or kill the virus. Some of the common types of viruses are. तो एंटीवायरस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये यूज किया जाता है वायरस या कोई भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स के वायरसेस या कोई इन्फेक्शियस चीज़ हमारे सिस्टम में पाया जाता है, तो वो एंटीवायरस के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। एक अगर इसके कुछ कॉमन टाइप्स पर नज़र डालें तो सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ वायरसेस आर बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? तो ए बूट सेक्टर वायरस displaces the boot record and copies itself to the boot sector where the program to boot the machine is stored. So the first virus is loaded on the main memory and then the operating system. Whenever a new disk is inserted, the virus copies itself to the new disk. The antivirus overwrites the correct boot record on the infected boot sector and also cleans the bad sector. ये जो भी होता है वो बूटिंग स्टोरेज में जाकर अगर कोई वायरस सेट हो जाता है, वहाँ से इन्फेक्शन अपना क्रिएट करता है सिस्टम में, उसे बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। ये एक चालाक वायरस भी इसे कर सकते हैं। क्या करता है कि हार्ड डिस्क अगर हम रिमूव करते भी रह गए तो ये बूटिंग में आप जाके अगर स्टोर हो गया तो आप कितना भी डिस्क
डिस्क चेंज करते रहिए, ये बार बार ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर पा रहा था वहाँ से। फिर आता है फाइल वायरस। फाइल वायरस जो होता है आपके वेरियस फाइल्स के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है, वहाँ पे अगर कोई परेशानी क्रिएट होता है तो उसे फाइल वायरस कहते हैं। फिर आता है माइक्रो वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट फाइल कॉल्ड normal dot of ms word. As soon as the application is opened, the virus gets activated. It damages the formatting of documents and even may not allow editing or saving of the documents. ये क्या होता है, बड़े बड़े फाइल्स पे इस वायरस का नज़र कह सकते हैं होता है, जहाँ पे ये बेसिकली डॉट वाले फाइल यानी नॉर्मल डॉट वाले फाइल पे इसका इन्फेक्शन पाया जाता है। एमएस वर्ड का ये फाइल होता है बेसिकली, जहाँ पे ये दिक्कत कर रहा था एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स के एडिटिंग के प्रोसेस होते हैं या फिर सेविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे इसे अलाउ करने से रोकता है माइक्रो वायरस। एक आता है ट्रोजन हॉर्स वायरस। ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या होता है, ये हिडन होता है हमारे सिस्टम में, पता नहीं चलेगा। कोई सा भी अगर हम इंटरनेट से फाइल डाउनलोड कर रहे हैं या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से अपने सिस्टम में कोई फाइल लेके आ रहे हैं तो उसके साथ ही चला आता है। जैसे अभी अगर कोरोना वायरस को देखें तो बाहर से कोई हम अच्छा सामान ही तो ला रहे हैं ना, साथ में वो भी आ जा रहा है। तो एक तरह का ये ट्रोजन वाला काम हो रहा है, ट्रोजन वाला ही काम इसे कर सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स का इसी काम होता है कि छिप छिपा के घुस जाना। उसके बाद आता है वॉर्म। Worm is a program capable of replicating itself on a computer network. A worm also require a host as it is a self-contained program. They generally travel from one computer to another across communication links on a network. ये बहुत ही ख़तरनाक जिसे कह सकते हैं कि ये लगातार अपने आप को ये रेप्लिकेट कर रहा था, ये वायरस वॉर्म, जो कि अगर दो सिस्टम मान लीजिए कि ये अगर आ गया तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई फाइल किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, साथ साथ ये भी उड़ के चला गया। और इसका कोई सर्वर, इसकी किसी होस्टिंग का ज़रूरत नहीं होता था, क्योंकि ये सेल्फ अपने आप ही में ये बहुत बड़ा काफ़ी था ये वॉर्म। उसके बाद देखते हैं डिस्क फ्रैगमेंटर। डिस्क फ्रैगमेंटर के बारे में अगर बात करें तो द मेमोरी इज़ यूज्ड इन अ स्मॉल चंक्स रैंडमली। समटाइम्स व्हेन अ मेमोरी चंक ऑफ appropriate size is not available, the operating system breaks or fragments the file, resulting in slower access to files. A disk fragmenter scan the hard disk for the fragmented files and bring all the fragments together. हमारा डिस्क जो होता है बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ होता है, तो डिस्क फ्रैगमेंटर क्या करता है, वो सारे फाइल्स को वो सारे डिस्क को एक जगह ला के इकट्ठा अगर कर पा रहा था एक डिस्क फ्रैगमेंटर, जो कि हमारा सिस्टम बहुत सारे केस में देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़ गया, सिस्टम सी यानी कि लोकल डिस्क सी में बहुत सारे फाइल जितना भी सॉफ्टवेयर, और लोकल डिस्क सी अगर भर गया, आगे हमको कोई सा भी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमको स्पेस नहीं है। तो डिस्क फ्रैगमेंटर के थ्रू अगर कोई भी स्पेस हमारे हार्ड ड्राइव में अवेलेबल है तो उससे हम लोग कंपाइल करके उसका स्टोरेज या फिर मेमोरी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटर के थ्रू। अब देखते हैं बैकअप यूटिलिटी। This utility is used to create the copy of the complete or partial data stored in a disk or CD on any other disk. In case the hard disk crash or some other system failure occurs, the file can be restored using backup software. ये क्या होता है कि ये बेसिकली अगर कोई आपका फाइल डैमेज कर गया, अगर आपका उसका बैकअप है, बैकअप कहने का मतलब कि उस बड़े से फाइल का एक कंप्रेस्ड फॉर्म, बहुत ही छोटा फॉर्म, जहाँ से डेटा रॉ डेटा को एक थोड़े लंबे समय में वापस लाया जा सकता है। क्योंकि बड़ा डेटा अगर मेरा क्या हो गया, डैमेज कर गया, जैसे गूगल का सर्वर होता है उसका भी एक बैकअप है। हमारा कोई भी अगर हम लोग मान लीजिए ये वीडियो जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ये भी हमारे चैनल पे डाला गया है, तो ये गूगल के स्टोरेज में जाके तो ये स्टोर हो गया। लेकिन मान लीजिए कि
कोई इंसिडेंट अकर होता है और ये जो भी स्टोरेज हाउस है गूगल का, वो जो भी स्टोरेज हाउस है गूगल का वो, तो इस डिसरप्शन को रोकने के लिए बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी पे क्या होता है, बहुत बड़े बड़े फाइल को अगर हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है तो वो उसको कंप्रेस कर देता है। उस फाइल को कंप्रेस करने का मतलब उसका साइज़ छोटा कर देता है, क्वालिटी पहले जैसा ही होती है उस फाइल की, या फिर हल्का लो भी हो जाता है फाइल का क्वालिटी, लेकिन साइज़ स्मॉल हो जाता है, जिसमें हम लोग को ट्रांसमिशन में ज़्यादा डेटा, ज़्यादा स्टोरेज का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ एनर्जी बर्बाद नहीं होता है। जैसे हम कोई भी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो वो उसे कॉम्प्रेस कर देता है, जिससे आसानी से आप, मान लीजिए अभी हम ये वीडियो डाल रहे हैं, ये 1.5 GB का फाइल अगर बन गया, 1.5 GB का फाइल हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, देखने वाला का अगर ये मेरा कोई एक वीडियो देख ले तो उसका दिन भर का सारा नेट ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रीम पे चल रहे नेट का बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो फाइल कंप्रेस कर दिया जाता है गूगल के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या होता है? डिस्क क्लीनर क्या होता है कि हमारे मेमोरी में बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़ाइल होते हैं, जैसे कि इंटरनेट से अभी कभी कुछ देखते हैं हम, और कोई फ़ाइल हम ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे मेमोरी में वो जगह ले लेता है, जो कि टेम्प्रोरी जगह होता है। हम चाहते नहीं है कि वो हमारा जगह वो बढ़े, तो वो क्लीनिंग करने का काम, बार बार हम कुछ खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, वो स्टोर होता जा रहा है, तो हम सब दिन उस फाइल को रख नहीं सकते, कैचे फाइल जिसे कहते हैं। तो वो डिस्क क्लीनर क्या करता है, उस फाइल को क्लीन कर देता है। आजकल आप मोबाइल फ़ोन में जिसे देखते होंगे क्लीनर ऑप्शन के नाम से, बहुत सारे ऑप्शन हमारे फ़ोन में आते हैं। क्लीन, डीप क्लीन, एंटीवायरस में ही लोडेड होता है, तो उसका यूज़ यही होता है डिस्क क्लीनर का। उसके बाद कुछ फाइल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या होता है, हमारे सारे फोल्डर्स, जो भी फाइल है उसको सॉर्ट करने का काम, उसको रीनेमिंग करने का काम, उसको इंडेक्सिंग, उसके जगह को एलोकेट करना है, जगह को चेंज करना है, एक जगह से दूसरी जगह करना, जो भी सारा काम जो होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर में, वो सारा यूज़ जो होता है, वो सारे चीज़ का जो मैनेजमेंट होता है वो फाइल मैनेजमेंट टूल्स के थ्रू होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कस्टमाइज्ड फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मुझे कुछ अपनी कंपनी के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, तो वो सॉफ्टवेयर सबके यूज़ की बस की बात नहीं है, सब कोई उसे यूज़ नहीं करेगा, सबके काम भी नहीं आएगा, वो पब्लिक के काम कभी नहीं आएगा। हमको अपने मैनेजमेंट के लिए चाहिए, स्पेशली अगर कुछ डिज़ाइन होता है तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप इसे पूरा पढ़ सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा। जो मेन इसका कोड मतलब था ये मैंने समझा दिया आपको। जनरल पर्पस अगर देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो वर्ड प्रोसेसर्स के थ्रू होता है, प्रेजेंटेशन टूल बनते हैं, स्प्रेडशीट पैकेजेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब के कंपाइलेशन से भी बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि मतलब कि यूज़ और कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक उसमें भी एक सब टाइप जो आता है वो होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का, जो कि बेसिकली हम लोग अपने कंपनी के इन्वेंट्री मैनेजमेंट या परचेसिंग सिस्टम, स्कूल में देखते हो कि स्कूल का अपना एक सॉफ्टवेयर जो और किसी स्कूल के काम नहीं आएगा, वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेरोल सिस्टम्स हो गए, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट, किसी बड़े बड़े कंपनी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट करने का एक सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इस्तेमाल में आता है सारे फाइनेंसेस का नोट करने में, सारा फाइनेंसेस को मैनेज करने में, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। होटल मैनेजमेंट, होटल में देखते होगे कि सबका रिकॉर्ड रखता है वो होटल वाला, तो वो कैसे कर पाता है, ये होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो उसका बेसिकली उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये सारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे टिकट, ये सारा बुक करना, स्पेशली किसी
पर्पस से उसे डिज़ाइन किया गया है, तो ये क्या हो गया, हम लोग के काम नहीं आएगा कभी। वो रेलवे के काम ही आता है वो, या फिर टिकट, एयर टिकट, या फिर किसी मूवी का टिकट, तो ये, या फिर रेस्टोरेंट के टेबल की बुकिंग होती है रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू, तो वह स्पेशली डिज़ाइन होता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जो कि वेदर डिपार्टमेंट के लिए, मौसम विभाग के लिए बनाया जाता है स्पेशली, तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। अब देख लेते हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट। ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट क्या है कि सॉफ्टवेयर में आर मेनली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर लाइसेंसेस। सॉफ्टवेयर को इन 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर। तो 5 टाइप में से पहला टाइप देख लेते हैं जो कि है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी क्या कहता है, वी पे अ सप्लायर फॉर अ copy of the software which these days may be supplied on the physical media disk and downloaded from the internet. We get the permission to the use of the software on one or sometimes more than one machine. Example of this type of software including Microsoft Office या Microsoft Windows। ये क्या है, जितने बार डाउनलोड्स करते हैं, जितने बार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के इन दोनों सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, जितने बार भी अगर ये परचेजिंग में जो भी काम आता है, तो ये कैसे होता है, ये सारा प्रोप्राइटरी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद रखा है, कोई इसे अनलीगल वे से नहीं चला सकता है। उसके बाद आते हैं शेयरवेयर पे। तो शेयरवेयर इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर फॉर ट्रायल पर्पस दैट द यूज़र इज़ अलाउड टू ट्राई फॉर फ्री। शेयरवेयर क्या होता है, एक फ्री सॉफ्टवेयर का एक टाइप है जो कि कोई भी यूज कर सकता है इसे, लेकिन इसमें कुछ ट्रायल पीरियड होते हैं। जैसे आप बहुत सारे ऐप्स में देखते हो 1 महीने तक इसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, 14 दिन तक इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक टाइम तक इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूज करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का टाइप जो होता है वो शेयरवेयर में आता है। एक होता है फ्रीवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर ये होता है जो कि फ्री है सबके लिए और कोई भी इसे यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आता है, बंडल्ड है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें मिल रहा है, तो ये क्या है, फ्रीवेयर का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर का यूज कोई भी कहीं से भी कर सकता है, उस पर कोई भी लाइसेंसिंग प्रोप्राइटरशिप का झमेला नहीं है, या फिर कोई ट्रायल पीरियड का झमेला नहीं है। जैसे कि हम लोग को इस चैप्टर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है वो है पाइथन। पाइथन क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। फिर आते हैं फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। This type of software is freely accessible and can be freely used, modified, copied, or distributed by anyone, and no license fee or any other of payment needed to be made for a free software. The source code is also accessible in case of free software. जैसे पाइथन ये सब है ओपन सोर्स है, लेकिन उसका हम लोग सोर्स कोड फाइंड नहीं कर सकते, और उसका वो जो ऐप डिज़ाइन है वो कैसे डिज़ाइन है, अगर ये पता पड़ गया किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर का, तो वो फ्री सॉफ्टवेयर है। मतलब कि उसका इनर स्केलेटन तक अगर किसी सॉफ्टवेयर का अगर हम जान पा रहे हैं तो उसे फ्री सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डेट्स ऑल। इसके बाद आपका ये एक्सरसाइज है जिसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, और अटेम्प्ट करने के बाद अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक कमेंट का जवाब हम देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो राज टेक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले सारे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मस्ट है। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप क्वेरी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपका इलाका है,
यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँचे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, इसलिए आप यहाँ तक लास्ट तक इस वीडियो के पहुँचे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड चैप्टर के साथ। थर्ड चैप्टर जो हमारा है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर, जो कि फंडामेंटल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले यूज होता है, वो इस चैप्टर में हम देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 1-2 दिन और लगेंगे और ये अगला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।